तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नया चैप्टर हम स्टार्ट करें न्यूमेरिकल्स, नए चैप्टर का 4th चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लो पहले, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखो, अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूँ तो आपको इंटरनल एनर्जी का यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिख रहा होगा। अगर मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस के एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। मोनो एटॉमिक गैस में एक्चुअली सिंगल सिंगल एटम्स होते हैं, ठीक है। एक मतलब एक एक एटम का ही गैस होता है। हीलियम में तो आपको हीलियम हीलियम का एटम्स दिखेगा खाली, बल्कि दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल नहीं बनाते इसमें। तो इसलिए इसको मोनो एटॉमिक बोला जाता है, जिसमें सिंगल सिंगल एटम होते हैं। तो जो भी नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये सारे के सारे आपके मोनो एटॉमिक गैसेस होते हैं। तो इसका इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 केबीटी होगा। अगर डायटोमिक गैस है तो उसमें दो केसेस होंगे, रिजिड डायटोमिक गैस। डायटोमिक मतलब दो एटम वाला मॉलिक्यूल होता है इन गैसेस का। तो अगर जैसे ऑक्सीजन लोगे तो ऑक्सीजन O2 होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसके एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स होते हैं, इसलिए इसको डायटोमिक गैस बोला जाता है। अब जिसको जनरली जैसे O2 N2 सेम सेम एटम वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये रिजिड होते हैं, मतलब इनके बीच में कोई वाइब्रेशन नहीं होता, ये फिक्स्ड होते हैं, इसलिए इसको रिजिड डायटोमिक गैस बोला जाता है। ऐसे गैसेस का इंटरनल एनर्जी 5/2 केबीटी होगा। और अगर मैं दूसरा नॉन रिजिड डायटोमिक गैस की बात करूं, दैट इज नॉन रिजिड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें भी देखो दो एटम है, एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है, पर ये रिजिड नहीं होता है मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन जो है वाइब्रेट भी करते हैं, एक दूसरे के पास आते जाते रहते हैं। तो क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा है, दे आर नॉट रिजिड, इसलिए नॉन रिजिड डायटोमिक गैस ऐसे गैस को बोला जाता है। और इसका इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला 7/2 केबीटी होता है। तो आप इस तरीके से इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। दिस आर एवरेज इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का एवरेज इंटरनल एनर्जी इतना हम बता सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे चलते हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता है डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू जो है वो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम है, और डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने कितना वर्क किया। इनके कुछ साइन कन्वेंशन है, आप देख सकते हो। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है, इंटरनल एनर्जी सीधा सीधा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, आप देख सकते हो। इंटरनल एनर्जी ऊपर देखो सीधा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इंटरनल एनर्जी यू इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने से, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। और अगर डिक्रीज होता है तो नेगेटिव होगा। चेंज नहीं होता है, ये कब होगा, जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। इंक्रीज होगा तो चेंज पॉजिटिव, डिक्रीज होगा तो चेंज नेगेटिव, चेंज नहीं होगा तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा यू जीरो मान के चलो। अच्छा, मैंने आपको ये सब थियरी में पढ़ाया भी है। बाद में क्यू की बात करते हैं। देखो, सिस्टम को हीट मिला, सिस्टम गेन्स हीट, तो क्यू पॉजिटिव। सिस्टम ने हीट लूज कर दिया तो क्यू नेगेटिव। और अगर कोई हीट ट्रांसफर ही नहीं हुआ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो क्यू जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, मतलब अगर सिस्टम खुद, जैसे गैस का सिस्टम है आपके पास, अगर वो खुद वर्क कर रहा है, खुद वर्क करने का मतलब है कि वो एक्सपैंड होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, जैसे सराउंडिंग उसको कॉम्प्रेस कर रहा है, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। कॉम्प्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होता है, और एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है। और अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। नो चेंज इन वॉल्यूम, वर्क डन जीरो। वर्क डन का फॉर्मूला ये होगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी फ्रॉम V1 टू V2, V1 इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम है। टेक्स्ट बुक में VI और VF लिखा हुआ है, पर वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं V1 V2 ही यूज करता हूँ। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप फॉर्मूला सीधा यूज कर सकते हो वर्क डन का, PV2 माइनस V1, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गॉन एंड ऑक्सीजन। देखो, आर्गॉन क्योंकि नोबल गैस है, मोनो एटॉमिक होता है, तो उसके पास हमारे पास फॉर्मूला है, मोनो एटॉमिक गैस है, इसलिए आर्गॉन का जो इंटरनल एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दैट इज 3/2 केबीटी। 3/2 केबीटी मोनो एटॉमिक का देखा था ना अभी, यहाँ पे मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 केबीटी होता है। अच्छा, यहाँ पे कोई वैल्यू दिया नहीं, तो आप यहीं पे छोड़ दो इतना, वरना हो सकता है आपको टेम्परेचर का वैल्यू देके रखा हो, 300 केल्विन बोल दिया हो,
और केबी का वैल्यू दे के रखा हो, तो आप ये दोनों वैल्यू डाल दोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको जूल में आंसर मिल जाएगा। और ऑक्सीजन क्योंकि रिजिड डायटोमिक है O2, रिजिड डायटोमिक, तो आपको पता है रिजिड डायटोमिक के लिए U का वैल्यू होता है 5/2 kBT। बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। A gas enclosed in a cylinder is expanded to double its initial volume at a constant pressure of 1 atmosphere. How much work is done in this process? Work done P, देखो कांस्टेंट प्रेशर है तो हम वर्क डन क्या यूज करेंगे, P V2 माइनस V1, अभी बताया था। तो प्रेशर तो देके रखा हुआ है 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बोला है डबल होगा खाली, पर V2 माइनस V1 इससे तो पता नहीं चलेगा, मतलब एक वॉल्यूम तो देना चाहिए ना। गड़बड़ है, एक काम करो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम आप कुछ मान के चलो, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में इनकम्प्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके सोल्यूशन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब ऐसा मान के चलो, तो इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब है, तभी तो आपको V2 माइनस V1 मिलेगा। फाइनल वॉल्यूम इसका डबल हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम आपका 2 मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड, नहीं इनिशियल वॉल्यूम है ना, टेक्स्ट बुक चलेगा, छोड़ो उससे क्या लेना था हमको, मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में देखना शायद उसमें कुछ अलग से देख के रखा हुआ होगा, क्योंकि इसमें एक कंप्लीट क्वेश्चन है ही नहीं आपका। यहाँ पे वॉल्यूम डबल हुआ है तो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा आपका, मानो इनिशियल वॉल्यूम मैंने 1 मीटर क्यूब ले लिया, और फाइनल वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा 2 मीटर क्यूब। प्रेशर आपको 1 एटमॉस्फेयर देके रखा हुआ है 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अब कुछ लोग 1.013 भी लेते हैं, चलेगा, आप यहाँ तक भी रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वर्क डन हम लोग को निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो P V2 माइनस V1, P का वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵, V2 इज 2, V1 इज 1, तो ये 2 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A gas contained in a cylinder fitted with a frictionless piston expands against a constant external pressure of 1 atm. गैस एक्सपैंड हो रहा है, याद रखना, गैस, ये बता रहा हूँ, ये सब चीजें पकड़ो, गैस एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब क्या, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव, ये मैंने पहले पकड़ लिया। अब देखते हैं आगे, क्योंकि गैस एक्सपैंड होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। प्रेशर आपको देके रखा हुआ अगेन 1 atm, 1 atm का मतलब होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, तो इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम आपका 10 लीटर है, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा, प्रेशर आई थिंक एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 5 लीटर। अब एक कन्वर्जन आप याद रखना, मीटर क्यूब और लीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, क्योंकि आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, तो ये कन्वर्जन याद रखना। तो V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए उसके बाद तो काम आसान ही है आपका, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो वर्क डन का फॉर्मूला सीधा सीधा P V2 माइनस V1, P का वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵, और V2 का वैल्यू V2 माइनस V1 सीधा यहाँ पे आपको देख सकते हो 5 इंटू 10⁻5 पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, तो 5 इंटू 10⁻3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये वर्क डन आपका यहाँ पे आ गया 5.05 इंटू 10⁻² जूल, है ना। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 505 जूल। आई थिंक मुझे लगता है वर्क डन नहीं पूछा है, वर्क डन हमने निकाल तो लिया, शायद काम आएगा। आई थिंक वर्क डन नहीं पूछा है, पूछा क्या इन लोगों ने, पहले देख लेते, क्वेश्चन तो पढ़ लो अच्छे से। 1 एटमॉस्फेयर फ्रॉम 5 लीटर टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स, ठीक है। इन डूइंग सो इट एब्जॉर्ब्स 400 जूल। अब सिस्टम 400 जूल एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सिस्टम अगर एब्जॉर्ब कर रहा है इसका मतलब उसका जो हीट है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिस्टम को हीट मिल रहा है, तो हीट 400 जूल हीट इसने एब्जॉर्ब कर लिया फ्रॉम इट सराउंडिंग। डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा,
तो भाई फॉर्मूला आप यूज करोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो भाई यहाँ पे ये देख सकते हो आप 400 माइनस 505 और दैट विल बी इक्वल टू आई थिंक 105 हो जाएगा, माइनस 105 जूल। तो इन्होंने एक्चुअली जो इसका जो वैल्यू है 180m का 1.01325 समथिंग ऐसा यूज किया रहेगा, पूरा वाला ही पूरा यूज कर लिया रहेगा, पर आप इतना करोगे तो भी चलेगा और ये आंसर भी करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1.05 जूल। ठीक है, किस तरह से करना है बस वो देख लो। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज किया। आगे बढ़ते हैं। अ सिस्टम रिलीजेस 130 किलो जूल ऑफ हीट। सिस्टम ने रिलीज कर दिया, मतलब सिस्टम से हीट बाहर चला गया, तो हीट जो होगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। इस चीजों पे ध्यान दिया करो, कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। while 109 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे वर्क किया गया है, मतलब सिस्टम को कॉम्प्रेस किया गया है। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो अगेन वर्क डन भी नेगेटिव होगा, 109 किलो जूल। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू ढूंढना है हम लोग को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू माइनस 130 किलो जूल है, माइनस माइनस 109 है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 130 प्लस 109, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 21 किलो जूल। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए, पॉजिटिव इन्होंने देख के रखा हुआ है, क्योंकि देखो एक तो सिस्टम से हीट निकला, कितना निकला 120 किलो जूल, और सिस्टम पर वर्क डन किया गया, तो वर्क डन करते समय एनर्जी आ जाता है, और 130 एनर्जी निकल गया और 109 वापस आ गया। इसका मतलब फिर भी 21 किलो जूल का तो लॉस ही हुआ ना हीट का, ये लॉस ही हुआ एनर्जी का, तो लॉस हुआ, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कम होगा, तो ये यहाँ पे गलत देके रखा हुआ है। आप अगर मैथमेटिकली भी जाओगे तो माइनस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। An ideal gas is taken through an isothermal process. Isothermal process का मतलब होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है, आगे हम देखेंगे कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा। इंटरनल एनर्जी अगर आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डेल्टा यू का वैल्यू 0 होगा। आगे बढ़ो। इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरमेंट। सिस्टम एनवायरमेंट पे वर्क कर रहा है, तो सिस्टम वर्क कर रहा है मतलब सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, तो वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव 2000 जूल। ठीक है। हाउ मच हीट इज एडेड टू इट, तो हीट सप्लाई कितना है वो देखना है आपको। अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू तो 0 हो गया, क्यू माइनस 2000 जूल, तो क्यू का वैल्यू 2000 जूल आ जाएगा, बस आ गया। आगे बढ़ते हैं। 104 kilojoule of work is done on certain volume of gas. Work is done on the system. Again आपका work done system के ऊपर हो रहा है, मतलब system को compress किया जा रहा है, volume decrease हो रहा है, तो ये negative work आ जाएगा। On the system. By the system positive, on the system negative. If the gas releases, gas release कर रहा है heat, इसका मतलब heat बाहर चला गया, तो भाई आपका energy जो है वो negative आ जाएगा। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो ये वही क्वेश्चन हो गया। तो आपका सोल्यूशन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू का वैल्यू माइनस 125, मुझे लगता है सेम क्वेश्चन है, माइनस माइनस 104, तो ये हो जाएगा माइनस 125 प्लस 104, तो ये कितना हो जाएगा, बस थोड़ा वैल्यूज अलग है शायद, माइनस 121 किलो जूल। दैट इज योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अलग अलग प्रोसेसेस है, इसके बारे में आप जानते हो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, अभी मैंने बताया यू कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर भी 0 होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का ये फॉर्मूला होगा, या तो V2 अपॉन V1 या तो P1 अपॉन P2 आ जाएगा, nRT ln V2 अपॉन V1, nRT ln P1 अपॉन P2, ln मतलब नेचुरल लॉगरिथम। और इस केस में अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करोगे, तो क्योंकि डेल्टा यू 0 हो रहा है, तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस का, देखो यहाँ पे Q इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया था, यहाँ पे देखो Q माइनस डब्ल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ से Q माइनस डब्ल्यू 0, तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी थियरी पार्ट में कर चुके हैं, मैं बस फटाफट फॉर्मूले बता दे रहा हूँ। आइसोबारिक प्रोसेस में P कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा P 0 हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन P V2 माइनस V1 हम लिख सकते हैं, या फिर
पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करोगे तो एनआरटी2 माइनस टी1। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू का फॉर्मूला ये हो जाएगा और हीट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में वी कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, इसका मतलब वर्क डन जीरो। क्यू और डेल्टा यू दोनों सेम होंगे और उसका वैल्यू ये आ जाएगा। ये हम ऑलरेडी थियोरी में सारा कर चुके हैं, तो आप वहां पे एक्सप्लेनेशन सबका मिल जाएगा आपको। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट सप्लाइड जीरो होता है और इसमें कुछ इक्वेशंस फॉलो किए जाते हैं। पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे गामा जो है उसको एडियाबैटिक रेशियो बोला जाता है। गामा इज सीपी अपॉन सीवी। तो देखो मोनो एटॉमिक गैस रहा तो गामा का वैल्यू 5/3 लेना है, डायटोमिक रिजिड गैस रहा तो 7/5 लेना है। जनरली डायटोमिक रिजिड गैस ही दिया जाता है, अगर नॉन रिजिड होता है तो 9/7 आ जाता है, लेकिन आप रिजिड ही मान के चलो दिया जाएगा। ट्राइटोमिक के लिए 4/3 आ जाएगा। पीवी रेस्ट, अब इसमें 3 इक्वेशंस है आपको ध्यान में रखने होंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में, इसमें से कोई भी इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। पीवी रेस टू गामा कांस्टेंट, टीवी रेस टू गामा -1 कांस्टेंट और पी रेस टू 1 माइनस गामा, टी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि डेरिवेशन आपको टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, तो आपको सीधा इक्वेशन याद करना है। दूसरा आपका यहाँ पे वर्क डन जो होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/गामा-1 P1V1 माइनस P2V2। अगर यहाँ 1 माइनस गामा नीचे लिखते हो आप वो भी चलेगा, पर यहाँ पे फिर आप P2V2 माइनस P1V1 कर देना, उल्टा कर देना। वैसे यहाँ पे nr/गामा-1 T1 माइनस T2 हो जाएगा। डेल्टा यू का वैल्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, तो जो डब्ल्यू का वैल्यू आएगा उसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल्टा यू आ जाएगा। और क्यू इस प्रोसेस में जीरो होता है। साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था घूम के अगर वापस वहीं पे आ गया तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। और डब्ल्यू यहाँ पे जो वर्क डन होता है साइक्लिक प्रोसेस में, ये जो साइक्लिक प्रोसेस आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो आपको साइक्लिक प्रोसेस दिख रहा है, इसका जो एरिया का लूप का जो एरिया बनेगा, जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे बाद में आके खत्म होगा, तो अंदर का जो एरिया है, जब आप ये एरिया कैलकुलेट कर लोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन और हीट दोनों सेम होते हैं। और वर्क डन कैसे निकालोगे, लूप का, पूरे लूप का एरिया निकाल लो, ठीक है। अगर फ्री एक्सपांशन है तो तीनों जीरो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपके सामने बच्चों कि 0.5 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन। एक गैस है जिसका नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है और टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है, एंड इट एक्सपैंड्स आइसोथर्मली। आइसोथर्मली एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा टी जीरो हो जाएगा क्योंकि टी कांस्टेंट होगा, और टी कांस्टेंट है इसका मतलब डेल्टा यू भी जीरो होगा। आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। इट एक्सपैंड्स, एक्सपैंड्स है इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा। एक्सपैंड्स मतलब वर्क डन इज पॉजिटिव। मैं लिख लेता हूं, भले ही काम आए ना खाए, आपके ध्यान में रहना चाहिए। इसका इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम 6 लीटर है। तो इनिशियल वॉल्यूम आपका V1 2 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम आपका 6 लीटर है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस? सबसे पहले तो हम इसका वर्क डन देखेंगे R का वैल्यू आप लोग को देके रखा हुआ है, यही यूज करना है। और दूसरा, हाउ मच हीट इज सप्लाई टू द गैस। तो पहले तो भैया वर्क डन क्या है इसका, और दूसरा हाउ मच हीट इज सप्लाई टू द गैस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टी कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है और दोनों वॉल्यूम देके रखा हुआ है। तो हमने देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है nRT/ln। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो आइसोथर्मल प्रोसेस स्टार्टिंग nRT/ln V2 अपॉन V1। तो हम ये लिखेंगे V2 अपॉन V1। n का वैल्यू 0.5, R का वैल्यू 8.319 और T का जो वैल्यू है वो आपका देख रखा हुआ है 300 केल्विन, 300 ln V2 इज 6। अब देखो क्योंकि V2 अपॉन V1 रेशियो है तो आपको लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 2, और 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 0.5 इंटू 8.319 मल्टीप्लाइड बाई 300, और ये हो जाएगा ln 3। अब ln को कैसे निकालना है वो थोड़ा पहले ध्यान से देखो। पहले मैं काम करता हूँ, इन सारे नंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। तो अगर इन नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 8.319 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो ये हमें मिल रहा है
1247.85, सॉरी 0.85 और ln3 अब ध्यान रखना यहाँ पे कि आपका ln को अगर सपोज करो log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हो, जो आपका जो टेबल है वो टेबल में log टू द बेस 10 होता है, तो अगर ln को आप log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ln को कन्वर्ट कर रहे हो logs में, ln को कन्वर्ट कर रहे हो log में, log टू द बेस 10 में जो आपका टेबल है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2.303। तो ln को रिप्लेस किया मैंने 1247.85 log टू द बेस 10 में, और उसके लिए आपको 2.303 मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा log 3 टू द बेस 10। log 3 का वैल्यू आप टेबल से देख सकते हो, तो log ढूंढना मैंने आपको बताया था, तो 1247.85। अब log टेबल में जाना और आप log 3 का वैल्यू देख रहे हो। log 3 का वैल्यू कैसे निकालते हो, मैंने log का पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है। 3 है, सिंगल डिजिट है, तो 0 पॉइंट इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, और आपको 30 का 0 देखना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 30 का 0 log यहीं से देख लेता हूँ। तो log कैलकुलेटर आप लॉग बुक से देखना, मेरे पास कुछ अभी फिलहाल है नहीं, तो मैं यहीं से देख लेता हूँ। जस्ट सेकेंड ना, अगर सपोज करो log 3 का वैल्यू अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है 0.4771। 0.4771 आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। 30 का 0 देख लेना लॉग टेबल से, 30 का 0 तो आपको मिल जाएगा। अब इसको मैं नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। सो 1247 इसको आप लॉग से करोगे, हालांकि इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन शायद ना है, अगर आ भी जाए तो 3 मार्क्स का आएगा फॉर श्योर। मल्टीप्लाइड बाय 2.303 अब मल्टीप्लाइड बाय 0.4771, तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1371.08 जूल। ये आपका आंसर है, ठीक है। मैं एक बार जस्ट चेक कर लेता हूँ, तो आपका जो आंसर है यहाँ पे 4.5 का 1.369 किलो जूल, 1.369 बोल रहा है, ठीक है, वही सेम चीज है, ये इतना आंसर आ जाएगा। मैंने जूल में निकाला, उसमें किलो जूल में देके रखा हुआ है। सो दैट इज योर आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे हाउ मच हीट इज सप्लाइड। Q का वैल्यू पूछा गया ना, हाउ मच, ये तो B, ये तो A पार्ट हो गया आपका। अब ये B पार्ट पे हाउ मच हीट इज सप्लाइड, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो डेल्टा U का वैल्यू तो आपको पता ही है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे यूज करोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा U प्लस W हो जाएगा। तो डेल्टा U का वैल्यू जो है वो 0 है, वर्क डन पॉजिटिव है 1371.08 जूल। तो भाई यहाँ पे Q का वैल्यू भी क्या आ गया, 1371.08 जूल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका, और वैसे भी Q W दोनों सेम होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये तो हमने पहले ही देखा था। तो Q और W दोनों सेम आ गया, ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए। 1 mole of an ideal gas is initially kept in a cylinder with a movable frictionless and massless piston at pressure 1.01 megapascal। चलो पहले वैल्यूज लिखते चलते हैं। एक सिलेंडर में 1 मोल गैस हमने रखा हुआ है, तो 1 मोल n इज इक्वल टू 1 मोल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 लिखोगे सिर्फ तो भी चल जाएगा। और प्रेशर जो है गैस का, वो प्रेशर देके रखा हुआ है 1.01 मेगा पास्कल। मेगा का मतलब होता है 10⁶ पास्कल, मेगा मतलब 10⁶, एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, एक सेकंड, हाँ ठीक है। 27 में 273 मल्टीप्लाई करो, सॉरी ऐड करो, तो 300 केल्विन हो जाएगा मतलब 300 केल्विन का टेम्परेचर है। इट इज देन एक्सपैंडेड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड। वॉल्यूम डबल हो जाता है, मतलब V2 जो है वो 2V1 हो जाता है। एक्सपेंशन हो रहा है, मैं फिर से लिख देता हूं, एक्सपेंशन है, इसका मतलब वर्क डन इज पॉजिटिव। हाउ मच वर्क इज डन इफ द एक्सपेंशन इज आइसोबारिक। एक्सपेंशन आइसोबारिक है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है,
और आप लोग को वर्क डन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, इसमें टेम्परेचर भी देखे रखा हुआ है, यहाँ पे प्रेशर भी दिया हुआ है, जस्ट एक सेकेंड ना। ओके, यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या है कि आपका देखो ये इनिशियल टेम्परेचर ही है, और टेम्परेचर तो चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं, देखो वर्क डन के लिए आपको क्या चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, पी वी टू माइनस वी वन, तो ये हो जाएगा आपका P। अब V2 का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2V1, तो 2V1 माइनस V1 एंड दैट इज इक्वल टू P इंटू V1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो P इंटू V1 आपका वर्क डन आ गया है, पर आपको इक्वेशन 1 डाल देते हैं इसको, क्योंकि आपको P तो पता है लेकिन भैया आपको V1 नहीं पता है, इनिशियल वॉल्यूम तो नहीं पता है ना, आपको बस रिलेशन पता है। तो हम क्या इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। देखो आपको टेम्परेचर जो देके रखा हुआ है इनिशियल टेम्परेचर है, स्टार्टिंग का टेम्परेचर। जब गैस एक्सपैंड होगा, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर चेंज होगा। तो इनिशियल कंडीशंस में आप क्या करो, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बताओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पी वी वन इज इक्वल टू एन आर टी वन हो जाएगा, यहां से आपको वी वन मिल जाएगा, वी वन इज इक्वल टू एन आर टी वन अपॉन पी। तो यहाँ से आपको n का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 8.314 है, t1 का वैल्यू 300 है, और प्रेशर P जो है वो 1.01 इंटू 10⁶ है। तो इससे तो आपको मिल जाएगा V1 का वैल्यू। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 300 और डिवाइडेड बाय 1.01 आ जाएगा। तो आपका फिर ये V1 का वैल्यू आ जाएगा 2469.5 इंटू 10⁻⁻⁶। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका V1 का वैल्यू 2469.5 इंटू 10⁻⁶, 10⁶ ऊपर चला जाएगा, ओके। और अगर मैं 3 डेसिमल पीछे लेता हूँ तो ये 2.4695 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 2.47 ले लेते हैं यार, इतना क्या, इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आपको V1 मिल गया। ना ये V1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा P इंटू V1 दैट इज इक्वल टू P का वैल्यू, प्रेशर का वैल्यू तो फिक्स है 1.01 इंटू 10⁻⁶, और V1 का वैल्यू 2.47 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा आपका 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 2.47 और ये 10⁻³ हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 2.495 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। लेट मी चेक द आंसर कि यही है कि नहीं, 2.495 इंटू 10⁻³ जूल, ओके, ठीक है, समझ में आया। जस्ट अ सेकेंड ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस इज एडियाबैटिकली कॉम्प्रेस्ड। एडियाबैटिक प्रोसेस है पहले तो, एडियाबैटिक प्रोसेस, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस रहा तो जनरली गामा का लेना देना रहेगा, तो पहले आप गामा देख लो क्या है। यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस देके रखा हुआ है, तो मोनो एटॉमिक गैस का जो गामा होता है वो 5/3 होता है, ये हमने देखा था। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में जाओ, एडियाबैटिक प्रोसेस में मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू 5/3, तो गामा का वैल्यू 5/3 आ गया। आगे, it is compressed so that its final temperature is twice its initial temperature, final temperature P2 इसका twice of initial temperature होगा। what is the ratio of final pressure to initial pressure, sorry temperature है, गड़बड़ा दिया मैंने, final temperature is twice of initial temperature, T2 is, अरे यार, T2 is twice of T1 और फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर का इक्वेशन हमको ढूंढना है। तो बेसिकली टी और पी में रिलेशन ढूंढना है आपको, तो टी और पी में रिलेशन ढूंढना है तो फट से जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे देखो टी और पी में लास्ट में आपको रिलेशन मिलेगा P⁻1 माइनस गामा T⁻ गामा कांस्टेंट, P⁻1 माइनस गामा T⁻ गामा इज इक्वल टू
कांस्टेंट। ओके, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, P1 1 माइनस गामा T1 गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा इज इक्वल, ये अब देखते हैं यहाँ पे सर 1 और 2 लगा दिया, और क्योंकि कांस्टेंट है तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका सेम आ जाएगा। अब आपको चाहिए क्या बताओ, आपको चाहिए P2 अपॉन P1, तो आप एक काम करो, यहाँ पे P2 1 माइनस गामा अपॉन P1 1 माइनस गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 अपॉन T1 रेस टू गामा अपॉन T2 रेस टू गामा, यही होगा ना। देखो इसको आप यहाँ ले आ जाओ और इसको यहाँ लेके चले जाओ, इस तरीके से आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो P2 अपॉन P1, क्योंकि ये सेम है 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 रेस टू गामा। अब एक काम करो, पूरे यहाँ पे जो पावर है, पावर को 1 माइनस गामा से डिवाइड कर दो। तो पावर को 1 माइनस गामा से डिवाइड करोगे तो P2 अपॉन P1, यहाँ पे 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा 1 हो जाएगा, और T1 अपॉन T2 का पावर गामा था, उसको 1 माइनस गामा से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यही रेशियो चाहिए, इसी को सॉल्व करना है। T1 देखो यहाँ से आपको T1 अपॉन T2 का वैल्यू मिल जाएगा, T1 अपॉन T2 जो आएगा वो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये रहा 1 अपॉन 2 रेस टू गामा, गामा का वैल्यू क्या है 5/3, तो 5/3 1 माइनस 5/3 आ जाएगा। ध्यान से यहाँ पे इसको सॉल्व करना तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1, तो वैसे रहेगा 1 का कुछ भी पावर है ना तो 1 ही आता है, 1 अपॉन 2 रेस टू 5/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/3 माइनस 2/3 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे P2 अपॉन P1 आपका आ जाएगा 1 अपॉन 5/3, 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 2 रेस टू माइनस 5/2। अब इसको ऊपर लेके चले जाओगे तो 2 रेस टू 5/2 हो जाएगा, और 2 रेस टू 5/2 का मतलब होता है 2 रेस टू 2.5। अगेन आपको इसके लिए जाना पड़ेगा लॉग में, और लॉग में 2 रेस टू 2.5 will give you 5.656, that is your answer। ठीक है, 5.656 अपॉन 1, और यही आपका रेशियो आ गया, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगला क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल्स। यहाँ पे वर्क डन इन 25 साइकिल्स आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, वैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि अगर साइक्लिक प्रोसेस रहा, साइक्लिक प्रोसेस में जो लूप बनता है, यहाँ पे लूप आपको दिख रहा है, इस लूप का आप एरिया निकाल लो तो आपको मिल जाएगा आप वर्क डन। और ये 25 साइकिल्स के लिए बोला है, एक लूप का एरिया आपको एक साइकिल का वर्क डन देगा, उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना तो वर्क डन इन वन साइकिल यहाँ पे देख लेते हैं, वर्क डन इन वन साइकिल दैट इज W1, अब दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ लूप, जो लूप यहाँ पे बन रहा है उसका एरिया। पर इस लूप का एरिया क्या होगा? अब तुम बोलोगे सर ये सर्कल है, देखो ये सर्कल नहीं है, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजों के बीच में प्लॉट है। यहाँ प्रेशर प्लॉट किया है, और ये जितने भी नंबर्स है ना उन सब में 10⁻5 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे देके रखा हुआ है। और यहाँ पे वॉल्यूम प्लॉट किया हुआ है, वॉल्यूम में 10⁻³ मल्टीप्लाई किया हुआ है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आपको फिर अलग अलग लेना होगा, और ये एक एलिप्स की तरह लेना होगा। अगर मैं कोई एलिप्स देखता हूं तो इसमें आप देख सकते हो कि भाई सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस होते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है, अगर इसको मैं ए बोलता हूं और ये वाले पार्ट को अगर मैं बी बोलता हूं, तो आपका जो ये होता है, इसका एरिया होता है एलिप्स का, उसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू ए इंटू बी। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी आपको करना है, पाई इंटू ए इंटू बी। तो आप यहाँ पे दो रेडियस बताओगे, एक रेडियस एक्स एक्सिस के नाम, दूसरा रेडियस वाई एक्सिस के नाम, एक ए होगा दूसरा बी होगा, सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो पाई का वैल्यू 3.14 होता है। और अब मैं इसके अलोंग अगर एक्स एक्सिस के अलोंग रेडियस देखने जाऊं तो आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, इसका मतलब 2 से लेकर 4 तक ये डिस्टेंस एक्चुअली 2 है, लेकिन भाई पूरे में 10⁻³ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अगर इसको मैं a मान के चलता हूँ यहाँ से यहाँ कर यहाँ तक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a का वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा है ना। ये पूरा डिस्टेंस 2 से 4 के बीच में 2 है,
पर ये 2 नहीं बल्कि 2 इंटू 10⁻³ है। अच्छा b यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस b होगा, दिस इज b। अब ये अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला हिस्सा 1 के पास जा रहा है और ये ऊपर वाला हिस्सा एक्चुअली में वो 6 के पास है, ये यहाँ आएगा। तो ये 1 और 6 के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, 5 का डिस्टेंस हुआ। पर ये 5 नहीं बल्कि 5 इंटू 10⁻5 है, तो b आपका 5 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a का वैल्यू 2 इंटू 10⁻3, सॉरी 10⁻5 नहीं 10⁻5 है, सॉरी 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 10⁻5 10⁻5, बस मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 10⁻5, तो ये 5 2 से 10 हो जाएगा और ये आपका 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 3 3 10⁻3 जूल हो जाएगा। पर ये तो 1 साइकिल का है, इन 25 साइकिल्स वर्क डन 25 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय W1, so that will be equal to 25 multiplied by 3.14 multiplied by 10⁻3। बस आप इसको कैलकुलेट कर लो, 25 multiplied by 3.14 will give you 77। एक सेकेंड इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, आई होप इट इज करेक्ट। 3.14 ए का 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, और बी का वैल्यू जो है 1 से लेकर 6 के बीच में 5 इंटू 10⁻5, 5 2 से 10, तो ये 6 माइनस 3 3 10⁻3 3.14 पाई का वैल्यू आ गया, ठीक है 3.14, अच्छा गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी कैलकुलेशन गलत किया था। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 25 विल गिव यू 78.5, सॉरी, so that will be equal to 78.5 into 10⁻3, और सिंपली यू कैन सिंपली राइट इट एज 7.85, एक पीछे गए हो तो एक पावर बढ़ जाएगा into 10⁻4 joule, that is your answer। okay, आगे बढ़ते हैं। A system is taken to its final state from initial state in hypothetical paths as shown in the figure, calculate the work done in each case। अच्छा वर्क डन का एक और चीज बता दूं, अगर पीवी डायग्राम है, ये हमने थियरी में पढ़ा था, और पीवी डायग्राम का आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो उसके नीचे का जो पूरा एरिया होता है वही आपको वर्क डन दे देता है, ठीक है। अगर सपोज करो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो यहाँ पे इन्होंने वर्क डन बोला है इन ईच केस, मतलब हर एक पाथ पे, जैसे ए से लेकर बी तक गए, बी से लेकर सी तक गए, तो हर एक पाथ पे आपको वर्क डन निकालते चलना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये वाले क्वेश्चन में गड़बड़ था जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आएगा, लीटर नहीं बल्कि मीटर क्यूब में है वॉल्यूम, ये मीटर क्यूब में वॉल्यूम है, इसको करेक्ट कर लेता हूँ मैंने कराया क्वेश्चन, तो एक्चुअली में मीटर क्यूब में ही वॉल्यूम है। तो आप देखो आपको करना क्या है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, एरिया निकालना है। तो इसका एरिया आप देखोगे तो ये पूरा एरिया हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एरिया हो जाएगा ए टू बी। तो क्या ये रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो अब ये लेंथ आपका क्या हो जाएगा, ए से लेकर बी तक का, दैट इज 2 से लेकर 6 तक का, 2 से लेकर 6 तक का 4 हो जाएगा, और ब्रेड्थ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका एरिया जो होगा दैट विल बी ए बी मल्टीप्लाइड बाय पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट आ जाएगा। तो अच्छा यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप डायरेक्ट नंबर लिखो तो भी चलेगा। ए बी का लेंथ कितना होगा बताओ, 2 से लेकर 6 तक दैट इज 4, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ नीचे से 0 से लेकर 6 तक जाओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 6 दैट इज इक्वल टू, अच्छा 6 इंटू 10⁻5 है, तो आपको 10⁻5 मल्टीप्लाई करना होगा, 10⁻5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24 इंटू 10⁻5, और यू कैन सिंपली राइट इट एज 2.4 इंटू 10⁻6 जूल। डेसिमल पीछे शिफ्ट होगा तो 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻6 हो जाएगा। नाउ वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, नाउ देखो बी से लेकर सी तक आप देखोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम 6 फिक्स है, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी जो है वो 0 हो जाएगा, v इज कांस्टेंट, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन 0 होता है, ये हम जानते हैं। अब c से लेकर d तक जाते हैं, वर्क डन फ्रॉम c टू d क्या हो जाएगा, अब देखो वॉल्यूम c से लेकर d तक जो है वो उसके नीचे का एरिया, ये वाला एरिया निकालना है हमको,
तो वेरी एरिया निकालोगे तो आपका फिर से ये डीसी भी 4 ही होगा क्योंकि ए भी 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका ब्रेड्थ जो होगा नीचे से कर यहाँ तक ये 2 है, ये पूरा 2 है यहाँ पे आप देख रहे हो, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस 2 इंटू 10⁵ आएगा क्योंकि y एक्सिस पे 10⁵ मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं माइनस डाल रहा हूँ, हालांकि आपको यहाँ पे आंसर में माइनस अच्छा दिया हुआ है, ठीक है ठीक है। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीजेस। आप अगर C से D तक जा रहे हो पीछे, तो C पे वॉल्यूम 6 है, D पे वॉल्यूम 2 है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना। जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाता है, तो ये -8 इंटू 10⁵ आ जाएगा। एंड फाइनली वर्क डन फ्रॉम D टू A भी 0 होगा। 0 इसलिए क्योंकि अगेन वॉल्यूम डजंट चेंज, वॉल्यूम डजंट चेंज या वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। डी से ए तक भी आपका वॉल्यूम जो है वो 2 ही रहता है, तो आपका फिर यहाँ पे भी वैल्यू 0 आ जाएगा। समझ गए चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। A cyclic process A, B, C, A is shown in the VT diagram. It is performed with a constant mass of ideal gas. How will this transform to a PV diagram? अब हमको यहाँ पे VT डायग्राम देके रखा हुआ है, इससे हमको PV डायग्राम बनाना है, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखना, हर एक प्रोसेस को देखते चलना। इसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब यूज होगा, एवोगैड्रोस लॉ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तीनों लॉ लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर T कांस्टेंट होगा तो ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है अगर P कांस्टेंट है, तो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। और तीसरा आपका आ जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट V, अगर आपका V कांस्टेंट है तो ये आपका एवोगैड्रो, ये आपका गेलू-सैक्स लॉ, सॉरी। तो ये 3 लॉ जो है जनरली यूज होता है यहाँ पे, उससे काम बन जाएगा आपका। तो साहब पहले डायग्राम में देखो, आप डायग्राम में कोई भी यहाँ पे कहीं भी कोई एक पॉइंट बना दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ए बना दो, चलो हम बाद में डायग्राम सुधार लेंगे। ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए से बी की ओर आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन है, और अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो हम डायग्राम में देखेंगे A से अगर हम B तक जा रहे हैं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो आप देख सकते हो यहाँ पे P कांस्टेंट होगा, इसका मतलब P कांस्टेंट है, समझ गए? P कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? आप लाइन यहाँ से सीधे ऐसे, या तो आप A से आगे जाओगे या तो आप A से पीछे जाओगे। P कांस्टेंट का मतलब है कि P का जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर, V के पैरेलल आ जाएगा लाइन। पर अब A से आगे जाना है कि A से पीछे जाना है, ये देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो आगे जाएंगे, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो पीछे जाएंगे। लेकिन ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सो वॉल्यूम इंक्रीजेस, इसका मतलब आपको आगे जाना है। तो फाइनली ए से आपको थोड़ा आगे बढ़ना है, ठीक है। और ए से आगे बढ़ने के बाद आपका ये लाइन कुछ ऐसे आ जाएगा और आप बी पर पहुंच जाएंगे, तो आपका ए से बी वाला पार्ट खत्म हो गया। अब बी से सी की ओर जाते हैं, बी से सी की ओर जाओगे, पहला प्रोसेस खत्म। अब बी से सी की ओर जाते हैं, बी से सी की ओर जाओगे तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, V2 वॉल्यूम है और ये कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। अगर V कांस्टेंट है, और याद रखना टेम्परेचर कम हो रहा है ना, T2 से T1 पे जा रहे हैं हम लोग B से C, तो T डिक्रीजेस, एक तो V कांस्टेंट है और T डिक्रीजेस। अगर V कांस्टेंट है तो V कांस्टेंट कहाँ पे? इस प्रोसेस में V कांस्टेंट है, इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, एक सेकेंड, V कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे तो ग्राफ में तो V ही है, तो दिक्कत क्या है? तो V कांस्टेंट है, अब ये ग्राफ जो है V के परपेंडिकुलर आएगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अगेन ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा वो हमको इससे पता चलेगा कि भाई प्रेशर का क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर V कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर T डिक्रीज हो रहा है तो आपका P भी डिक्रीज हो रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप समझ जाओगे घुमा फिरा के तो बड़ा मजा आएगा इसमें। तो हमने यहाँ देखा कि V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है तो ग्राफ या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि V कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं B टू C टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है T2 से T1,
और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है V कांस्टेंट पे, ये ऊपर वाले इक्वेशन में। तो इसका मतलब आपका P भी डिक्रीज होगा, T डिक्रीज हो रहा है। तो अगर P डिक्रीज होगा इसका मतलब ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, ना कि ऊपर की ओर, तभी तो P डिक्रीज होगा। तो ये ग्राफ यहाँ पे आ गया, ये आपका हो गया पॉइंट सी। अब सी से ए इंपॉर्टेंट है। सी से ए देखोगे तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, लिख देता हूं यहाँ पे, सी टू ए अगर हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ पे आप देखो क्योंकि C से A पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो आप वॉल्यूम डिक्रीज करो प्रेशर इंक्रीज करो तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाने का मतलब क्या है कि देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपका कर्व्ड होता है, तो ये ऐसे चला जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे ग्राफ बनेगा आपका, जहां पे एरो बहुत इंपॉर्टेंट है ए बी सी में, तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे बन जाएगा। दिस इज योर आंसर, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक एक और एग्जांपल है, इससे भी क्लियर हो जाएगा क्या है। द फिगर शोज दैट the VT diagram for the one cycle of a hypothetical heat engine which uses the ideal gas. Draw the PV diagram and PT diagram of the system. इसका PV डायग्राम बनाना है और PT डायग्राम बनाना है, उसी तरीके से जैसे मैंने बताया। फिर से आप देखो प्रोसेस में आप ये वाला ध्यान रखना, ये तीन चीजें ध्यान रखना, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ पे T कांस्टेंट है, यहाँ पे P कांस्टेंट है, और यहाँ पे V कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमको क्या करना है, पीवी डायग्राम बनाना है। तो आप पहले यहाँ पे P लिख दो और यहाँ पे V लिख दो, और कहीं से पॉइंट ए देखते हैं तो पॉइंट ए कहीं भी लिख दो बस। चलो ये पॉइंट ए है, चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, जब भी स्ट्रेट लाइन ना मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ए टू बी में जब मैं देख रहा हूँ तो ए टू बी मतलब V स्ट्रेट लाइन है, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कब होगा, P कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपका P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है तो P या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा। तो देखो भाई P इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अब ये पता करने के लिए कि P इंक्रीज हो रहा है कि सॉरी P कांस्टेंट है, सॉरी V देखना है हमको, V इंक्रीज हो रहा है कि V डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखो कि V इंक्रीज हो रहा है ऊपर, V इंक्रीजेस, तो V इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपको ग्राफ आगे की ओर लेके आना है, और A से लेकर B तक हम पहुंच गए फटाफट। अब B से लेकर C तक क्लियर है, B टू C अगर हमको जाना है तो T कांस्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये केस यहाँ पे है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो आपका कर्व्ड ग्राफ आएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसको कैसे बनाओगे, वॉल्यूम को डिक्रीज करना है, प्रेशर को इंक्रीज करना है, कर्व्ड ग्राफ है तो ये ऊपर की ओर जाएगा। ये आपका आ गया पॉइंट सी। उसके बाद अगर थोड़ा सा टफ लग रहा है तो इसको छोड़ देना, वैसे चांसेस कम है इसके आने के, लेकिन आप समझ जाओगे तो आसान हो जाएगा। फिर सी से लेकर डी तक पहुंचते हैं। सी से डी अगेन स्ट्रेट लाइन है, तो अगेन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सी से लेकर डी तक की अगर हम बात करें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। यहाँ पे भी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब यहाँ पे फिर से P है कांस्टेंट। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो इस बार वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है ना, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, V डिक्रीजेस, T डिक्रीजेस। अब हमको यहाँ पे चाहिए क्या, हमको वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और P कांस्टेंट है। ध्यान से देखना, P कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। P कांस्टेंट है, ग्राफ तो फिर कैसा जाएगा, और V डिक्रीज हो रहा है तो ग्राफ पीछे की ओर जाएगा। तो ये आपका C से लेकर D तक का पॉइंट हो गया। अब D से A की तरफ देखोगे, D से A की तरफ तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगेन D से A की तरफ तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है,
टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर इसके ऊपर चले जाओ, कहाँ गया ये वाला पार्ट, पहला वाला, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इस केस में आप देखो कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो ग्राफ नीचे की ओर आएगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है आगे की ओर, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है नीचे की ओर, तो ये ग्राफ आपको ऐसा दिख जाएगा। ये ग्राफ बाद में आप थोड़ा सा नीचे बना सकते हो ना। ये सेम केस आप कर सकते हो पीटी डायग्राम में, तो मैं ये पीटी डायग्राम आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। तो पीटी डायग्राम बना लेना, और पीटी डायग्राम जो है मुझे लगता है कुछ आपका टेक्स्ट बुक में पता नहीं सही से दिया है कि नहीं दिया, अब एक बार चेक कर लेना इसका आंसर, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया है, और अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको समझ में आ जा रहा है तो आप पीटी डायग्राम भी इसका बना लोगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे कुछ थियरी है। हमारे पास कारनॉट इंजन होता है और कारनॉट रेफ्रिजरेटर होता है। अगर इंजन है हमारे पास, तो इंजन का देखो, इंजन में हमको पता है एक हॉट रिजर्वर होता है, उसका टेम्परेचर TH, और वहां से QH अमाउंट ऑफ हीट लिया जाता है, W अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाता है, QC अमाउंट ऑफ हीट कोल्ड रिजर्वर के दे दिया जाता है, जिसका टेम्परेचर TC है, ठीक है। वर्क डन का वैल्यू QH माइनस QC होता है, सब में मॉड लगा के रखो, सब हमको पॉजिटिव वैल्यूज ही लेना है, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यूज हमको नहीं लेना है, इवन वर्क डन में भी आप मॉड लगा के चलो। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला QH माइनस QC, यहाँ पे ये एफिशिएंसी है, ईटा जो है क्या है, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी डिफाइंड होता है हीट इंजन का वर्क डन अपॉन QH, और QH का वैल्यू यहाँ से सॉरी वर्क डन अपॉन QH होता है, वर्क डन का वैल्यू ऊपर से डालोगे तो 1 माइनस QC बाई QH आ जाएगा। और कार्नोट इंजन के लिए QC बाई QH की जगह पे आप TC बाई TH लिख सकते हो, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जो दोनों हॉट एंड कोल्ड रिजर्वॉयर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उस पे एफिशिएंसी डिपेंड करता है, TC अपॉन TH। तो कार्नोट इंजन के लिए ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, बाकी ये किसी भी इंजन के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला है। वैसे ही अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो इसमें प्रोसेस उल्टा होता है, इसमें कोल्ड रिजर्वॉयर से हीट QC निकालते हैं, वर्क डन करते हैं, और QH अमाउंट ऑफ हीट हॉट रिजर्वॉयर को फेंक देते हैं, जिसका टेम्परेचर TH है। वर्क डन का फॉर्मूला सेम है, पर यहाँ पे हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं, जो कि QC बाय W होता है, QC अपॉन QH माइनस QC। तो ये फॉर्मूला किसी भी रेफ्रिजरेटर के लिए है, लेकिन अगर कार्नोट रेफ्रिजरेटर है तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का वैल्यू टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये सिर्फ कार्नोट के लिए होगा, ये सिर्फ कार्नोट के लिए होगा, बाकी ऊपर वाला किसी भी इंजन और रेफ्रिजरेटर के लिए वैलिड है। चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो, a Carnot engine receives 2 kilojoule of heat from a reservoir at 500 Kelvin, does some work and rejects some heat to a reservoir at 350 Kelvin। तो देखो 500 केल्विन मतलब ये हॉट रिजर्वॉयर है, हॉट रिजर्वॉयर से जो हीट निकालेगा 2 किलो जूल हीट निकालता है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ QH, ठीक है। और QH का वैल्यू यहाँ पे 2 किलो जूल बताया गया। इसने कुछ वर्क डन किया, और जो आपका हॉट रिजर्वॉयर है TC, उसका टेम्परेचर 350 केल्विन देके रखा हुआ है। तो हाउ मच वर्क डज इट डू, तो ये कितना वर्क करता है ये पूछा गया है, और हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड ये भी पूछा है, व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी। तो यहाँ पे सिर्फ एक हीट देके रखा है, तो आप तो पहले एफिशिएंसी निकाल लो भाई। एफिशिएंसी निकाल लोगे तो एफिशिएंसी क्या होता है, 1 माइनस TC बाई TH, है ना। ये वाला आप देख सकते हो फॉर्मूला, लास्ट वाला यूज कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस TC बाई TH, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 350 डिवाइडेड बाय 500, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 350 डिवाइडेड बाय 500 कितना हो जाएगा, दैट इज 35 डिवाइडेड बाय 50, 0.7, दैट इज इक्वल टू 0.3। तो इसकी एफिशिएंसी आपकी आ गई 0.3, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ईटा का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन हीट इनपुट, या फिर जो हीट रिजर्वॉयर से लिया हुआ है। तो यहाँ से आपको वर्क डन मिल जाएगा, वर्क डन में पूछा गया ना हाउ मच वर्क इज डन, तो आप एफिशिएंसी का वैल्यू 0.3 डाल दो, वर्क डन अपॉन QH का वैल्यू यहाँ पे 2 किलो जूल देके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो वर्क डन का वैल्यू जो है 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 2 किलो जूल, दैट इज इक्वल टू 0.6 किलो जूल। तो यहाँ पे वर्क डन आपका 0.6 किलो जूल आ गया। और क्या पूछा गया, हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड,
तो आप वर्क डन का फॉर्मूला यूज कर लो। वर्क डन जो होता है वो QH माइनस QC होता है। तो यहाँ से आपको QC, हीट रिजेक्टेड मतलब QC का वैल्यू पूछा गया है। तो ये आपका आ जाएगा QH माइनस W। तो ये आपका आंसर किसका था? ये आपका ए का आंसर था। ए का आंसर वर्क डन मिल गया। अब मैं बी का आंसर ढूंढ रहा हूँ। बी का आंसर हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड। तो QH का वैल्यू तो 2 किलो जूल है, वर्क डन कितना हुआ 0.6 किलो जूल, इसका मतलब 1.4 किलो जूल हीट जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये आपका सेकंड वाला आंसर भी आ गया। थर्ड, व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी हमने पहले ही ढूंढ रखा है, तो एफिशिएंसी का वैल्यू 0.3। लेट मी टेक द आंसर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है एफिशिएंसी, आई थिंक, अच्छा इसको परसेंटेज में इन्होंने लिख रखा है आंसर में, तो परसेंटेज में लिख रहा है तो ठीक है, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज एफिशिएंसी जो होता है वो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना रहता है, तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 30%। ओके, दैट्स इट। अच्छा, ये किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर दोगे तो 600 जूल आ जाएगा। तो 600 जूल आंसर देके रखा हुआ है, पर एक ही चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, चलें आगे बढ़े। जस्ट अ सेकेंड ना, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल इज 75%। 75% एफिशिएंसी इसकी 75% है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे इसको 75 और 100 लिख सकता हूँ। 75% मतलब 75 और 100। एफिशिएंसी को परसेंटेज में नहीं लेना, याद रखना, उसको 100 से डिवाइड कर देना अगर परसेंटेज में दिया है तो। अगर परसेंटेज में नहीं दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर परसेंटेज में दिया है तो आप हमेशा उसको 100 से डिवाइड करना जब आप फॉर्मूला में यूज करोगे। तो इट इज 75 अपॉन 100। ये एफिशिएंसी हो गया। इफ टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वॉयर इज 727 और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही होना चाहिए, तो 273 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 1000 केल्विन। तो टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वॉयर दिया हुआ है, कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर ढूंढना है आपको। कार्नोट साइकिल है तो आपको एफिशिएंसी टेम्परेचर के टर्म्स में मिल जाएगा। कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर ढूंढना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लोग को पता है, 1 माइनस TC अपॉन TH, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस TC का जो वैल्यू है वो ढूंढना है हम लोग को। और एक सेकेंड, इसको एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। एफिशिएंसी का वैल्यू 75 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस TC का वैल्यू हमको ढूंढना है, TH का वैल्यू 1000 है। तो यहाँ से आपको TC अपॉन 1000 का वैल्यू क्या मिल जाएगा बोलो, 1 माइनस 75 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 75 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन 100। सो TC अपॉन 1000 0 0 0 0 गया, TC का वैल्यू 250 केल्विन। 250 केल्विन है, राइट। तो आपको अगर डिग्री सेल्सियस में चाहिए, वैसे तो केल्विन में आपने ढूंढ निकाला है, पर डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 273 माइनस करना पड़ेगा। तो 250 माइनस 273, यार ये कैलकुलेटर में करने की वैसे जरूरत नहीं है, माइनस 23 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे माइनस होना चाहिए, इन्होंने प्लस में देके रखा हुआ है, माइनस 23 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका पार्ट होता है खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A Carnot refrigerator operates between 250 Kelvin and 300 Kelvin. Calculate its coefficient of performance. तो देखो TC यहाँ पे मतलब कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर 250 केल्विन है, हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर 300 केल्विन है, और आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ढूंढना है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा TC अपॉन TH माइनस TC। बस निकाल लो, TC का वैल्यू 250 और TH का वैल्यू 300 माइनस 250, तो 250 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज इक्वल टू 5। दैट्स इट, हो गया। चलो एक क्वेश्चन आई थिंक और है, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपका MCQ का क्वेश्चन है। तो MCQ में भी अगर कोई न्यूमेरिकल है तो मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर इज हीटेड विथ 10 जूल ऑफ एनर्जी causing the lid of the container to rise 2 meter with 3 Newton of force.
व्हाट इज द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, अब 10 जूल एनर्जी यहाँ पे सप्लाई किया गया है, मतलब सिस्टम को दिया गया है। सिस्टम को दिया गया है इसका मतलब ये हीट पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे हम वर्क डन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, और आपको डेल्टा यू का चेंज इन एनर्जी का वैल्यू निकालना है। अब देखो वर्क डन कैसे निकलेगा। गैस एक्सपैंड हुआ है, लिड ऑफ द कंटेनर टू राइज, तो लिड मान लो आपका यहां से यहां था और वो 2 मीटर ऊपर उठ गया, है ना, तो 2 मीटर ऊपर उठ गया, और इस पर जो फोर्स जनरेट हुआ था उस फोर्स का वैल्यू कितना था, 3 न्यूटन था। तो बताओ यहाँ पे इस केस में वर्क डन कितना होगा। वर्क डन आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 3 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, तो ये 6 जूल एनर्जी हो गया। तो वर्क डन 6 जूल, एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। इससे आपको डेल्टा यू मिल जाएगा, क्यू का वैल्यू 10 है, यू डब्ल्यू का वैल्यू 6 है, इसका मतलब 4 जूल से इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है। दैट इज योर आंसर। तो फाइनली बच्चों आपका थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट भी यहाँ पे होता है खत्म। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, थैंक यू।